जी हाँ, हम लोग कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 29 की तरफ। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 28 तक कवर कर लिए हैं और अब हम बात करेंगे चैप्टर 29 की। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारी सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो लोग जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या यूट्यूब पे कर रखा है। तो देखो कुछ माइनर एक्ट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, इसके अलावा बीएनएस की कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी, साथ ही साथ बीएनएसएस के जो चैप्टर नंबर 28 तक हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। कहाँ पे? यूट्यूब पे। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप इनकी पीडीएफ वगैरह लें तो आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी डीलो क्लासेस की। डीलो क्लासेस की ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप इनकी पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि भाई हम आरजीएस की तैयारी शुरू करें, छत्तीसगढ़ की तैयारी शुरू करें, तो हम लोगों का कोर्स अवेलेबल है। आप चाहे तो वहां से परचेस करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, हमारे साथ आपकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इन सब चीजों की। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 29 की, जो बात करता है जजमेंट की। जजमेंट यानी कि निर्णय। सारी प्रोसीडिंग्स हम करके आ चुके हैं, उसका कुछ कंक्लूजन तो निकलना चाहिए ना। तो उसका जो कंक्लूजन निकलता है वो होता है जजमेंट। तो जजमेंट वाला जो पार्ट है वो बीएनएसएस में है चैप्टर नंबर 29। और जब हम बात करते हैं सीआरपीसी की, क्योंकि ये बीएनएसएस है वही पार्ट है जो है हमारी सीआरपीसी, प्रोसीजर बताता है। तो जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 27 है, 353 से 365 तक जजमेंट के बारे में बात करता है। वहीं बीएनएसएस में भी चैप्टर नंबर 29 है जो बात करता है जजमेंट की। सेक्शन कवर करता है 392 से लेके 406 तक की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें आखिर क्या क्या चीजें हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब भी हम किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसकी एक इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमको उसका एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि आखिर ये चैप्टर हमें बताना क्या चाहता है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं सेक्शन 392 की, तो ये वही सेक्शन है जो 353 है हमारे सीआरपीसी में। ठीक है, किस बारे में बात करता है? जजमेंट के बारे में बात करता है, निर्णय की बात की जाती है। सेक्शन नंबर 393 वही बात करता है जो 354 ऑफ सीआरपीसी बात करता है, निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु यानी कि जो जजमेंट की लैंग्वेज होगी, कंटेंट वगैरह होंगे, वो क्या होंगे। फिर सेक्शन 394 बोलता है कि वही सेक्शन है जो 356 है सीआरपीसी का, पूर्वतन दोषित अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश देने की जो शक्ति वगैरह है वो यहाँ पे दे रखी है कि भाई उसको ये ऑर्डर दिया जाएगा। सेक्शन 395 बोलता है कि वही सेक्शन है जो 356 है सीआरपीसी का। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? प्रतिकर दिया जा रहा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है, यहाँ पे प्रतिकर दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर दे रहा है वो किसका है? प्रतिकर देने का आदेश दे रहा है सेक्शन 395 ऑफ बीएनएसएस। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 396 की। तो वो बात करता है कि वही सेक्शन है जो 357A है हमारे सीआरपीसी में, पीड़ित प्रतिकर योजना। ये पीड़ित प्रतिकर योजना का कॉन्सेप्ट बाद में जुड़ा था सीआरपीसी में, लेकिन जब हमने बीएनएसएस को एक्सेप्ट किया है तब बीएनएसएस बनाने वालों ने क्या किया, इसको कंटिन्यू में एक सेक्शन बना दिया, जैसे 395 के बाद 396। ठीक है, इसमें क्लोज वगैरह नहीं जोड़े। फिर सेक्शन 397 आता है कि वही सेक्शन है जो 357C है सीआरपीसी का। यहाँ पे क्या दिया जा रहा है? पीड़ित को उपचार दिया जा रहा है। और ये भी देखिए अलग से जुड़ा है 357, ये भी बाद में कोई संशोधन करके इसको जोड़ा गया था। अभी हम डिटेल में देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन सा संशोधन है इसका। सेक्शन 398 बोलता है साक्षी संरक्षण स्कीम के बारे में। 399 बात करता है, वही सेक्शन है जो 358 है सीआरपीसी का, निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। सेक्शन 400 बात करता है कि वही सेक्शन है जो 359 ऑफ सीआरपीसी है, असंज्ञ मामलों में खर्चा देने के लिए ऑर्डर देने की बात की जा रही है। 401 सदाचरण की परिवीक्षा पर प्रोबेशन वाले प्रोविजंस जो आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आता है 402 कुछ मामलों में विशेष कारणों को अभिलिखित करेगा। सेक्शन 403 कहता है न्यायालय को अपना निर्णय परिवर्तन न करना। फिर 404 बोलता है कि अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की क्या दी जाएगी? कॉपी दी जाएगी। फिर निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा? ट्रांसलेशन वगैरह की बात कर रहा है। सेक्शन 406 बात करता है सेशन न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष और दंडादेश होगी उसकी प्रति किसको भेजी जाएगी? डीएम को भेजी जाएगी।
इसके बाद देखिए सबसे पहले जो सेक्शन पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 392 जो कि है हमारे सेक्शन 353 सीआरपीसी का। किस बारे में बात कर रहा है? जजमेंट के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर टोटल कितने पॉइंट है? 8 पॉइंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम जब ये देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए, जब हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई इसमें कितने पॉइंट है, तो कई बार क्या होता है कि जैसे कि ना क्लोज में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 392 3 में क्या दे रखा है, 4 में क्या, तो हमको पता ही नहीं होता कई बार कि अच्छा ये वाला क्लोज था भी या नहीं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उससे हमको पता चल जाएगा कि जजमेंट हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे कितने पॉइंट? 8 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। 8 पॉइंट्स हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे जब जाके हमारा सेक्शन जो है 392 कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले वाला सेक्शन देखते हैं। पहला पॉइंट बोल रहा है कि प्रत्येक ट्रायल जो विचारण वगैरह किया गया है, जो ओरिजिनल क्षेत्राधिकार रखने वाले दंड न्यायालय में निर्णय किसके द्वारा दिया जाएगा? पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिया जाएगा, खुले न्यायालय में दिया जाएगा, और जो ट्रायल खत्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद या 45 दिनों में दिया जाएगा। ठीक है। और पक्षकार जो होंगे, पार्टीज वगैरह जो होगी, उनको और उनके जो अधिवक्ता होंगे, एडवोकेट वगैरह होंगे, उनको सूचना दी जाएगी इस बारे में कि भाई निर्णय दिया जा रहा है। निर्णय देकर, निर्णय पढ़कर, और उसके बाद अभियुक्त को क्या होगा, उसके अधिवक्ता के द्वारा समझे जाने वाली भाषा, मतलब जो अभियुक्त होगा वो समझ पाए जिस भी लैंग्वेज में, उसमें उसको समझाया जाएगा। और पढ़कर क्या किया जाएगा? निर्णय का सार सुनाया जाएगा। निर्णय का सार सुनाया जाएगा। इसके बाद जो निर्णय पीठासीन अधिकारी होगा वो शॉर्ट हैंड में इसको लिखवाएगा। आशुलिपि का मतलब क्या होता है? शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में सब चीजों को लिखवाएगा। आपने देखा होगा कई बार कोर्ट में अगर आप लोग गए होंगे तो जज के साइड में बैठा रहता है, फिर जज बोलते जाते हैं और वो उसको टाइप करता है शॉर्ट हैंड के अंतर्गत, जैसे भी जो भी उनकी लैंग्वेज होती है उसमें लिखता जाता है फटाफट। तो ऐसा निर्णय तैयार होते ही खुले न्यायालय में यानी ओपन कोर्ट में हर पेज पर साइन और डेट डाल के दिया जाएगा। फिर देखिए, निर्णय स्वयं अपने हाथ से नहीं लिखा हो तो उस पर भी साइन और डेट डालेगा। मतलब अगर जजमेंट जो दिया गया है उस पर जज ने अगर खुद ने साइन वगैरह नहीं किया है और मतलब खुद अपने हाथ से नहीं लिखा है तो फिर क्या करेगा? उस पर साइन डालेगा, डेट डालेगा, और जो उसकी जो कॉपीज वगैरह होगी उसको पक्षकारों को और उसके अधिवक्ता को कैसे दी जाएगी? तुरंत दी जाएगी, बिना किसी देरी के और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा उन लोगों से। ठीक है, किसी तरीके का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इस संबंध में। अब अभियुक्त अगर अभिरक्षा में है, कस्टडी में है, तो व्यक्तिगत रूप से उसको लाएंगे या फिर क्या करेंगे? उसको ऑडियो वीडियो के साधन से निर्णय सुना दिया जाएगा। भाई उनको लगता है कि भाई इसको सामने लाना सही नहीं रहेगा, उसको ऑडियो वीडियो से सुना देंगे निर्णय। फिर उसके बाद अगर अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं होगा और निर्णय वाले दिन जिस भी दिन जजमेंट सुनाया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा कि भाई तुम प्रेजेंट हो जाओ कोर्ट में, आज तुम्हारा जो जजमेंट है, फाइनल जजमेंट तुम्हारे खिलाफ दिया जा रहा है, अगेंस्ट या जो भी उसके फेवर में हो, जो भी होगा वो उसको दिया जाएगा। अपवाद क्या हो सकता है? भाई उसको वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे रखी है, पर्सनल अपीयरेंस से मुक्ति दे रखी है उसको, या फिर दंडादेश जो है उसका जो जजमेंट वगैरह था, जो उसको पनिशमेंट था, वो फाइन में कन्वर्ट हो गया, उसको दोष मुक्त कर दिया गया हो, और व्यक्ति एक से ज्यादा हो जिनमें से कोई भी उपस्थित हो तो भी क्या किया जा सकता है? उसको कहा जाएगा कि कोई बात नहीं, तुम उपस्थित नहीं हो तो। फिर बोल रहा है कि कोई भी जो क्रिमिनल कोर्ट होता है, दंड न्यायालय जो होता है, उसके द्वारा जो निर्णय दिया गया है इस आधार पर ही केवल अमान्य नहीं हो जाएगा कि उसके सुनाए जाने वाले दिन पक्षकार या उसका अधिवक्ता, पक्षकार या जो उसका अधिवक्ता था, पार्टी या उसका एडवोकेट था, वो प्रेजेंट नहीं था, और पक्षकारों या अधिवक्ता पर सम्मन की तामील होने में कोई त्रुटि यानी कि क्या हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो इस आधार पर ही कोई जजमेंट को आप रद्द नहीं कर दोगे, अमान्य नहीं कर दोगे। इस धारा की कोई भी बात सेक्शन 511 को लिमिटेड नहीं करती। जब हम 511 पढ़ेंगे तब हम इसको एक बार देख लेंगे कि आखिर 511 में क्या कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो एक बार क्या कर सकते हैं, इसको गो थ्रू कर सकते हैं। जब आप इसको लेके पढ़ेंगे, जब आप भी हमारे एक्ट के संग, हमारे वीडियो के संग अगर आप देख रहे हैं तो अपना एक्ट हमेशा साथ रखा कीजिए। कहीं भी आपको लगता है कि ये पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं। 8 पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेक्शन 393 की तरफ आ जाइए। निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु, वही पार्ट बता रहा है जो सेक्शन 354 ऑफ सीआरपीसी बताता है। लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ जजमेंट की बात की जा रही है। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए डिलॉ जंक्शन के साथ में।
अब हम बात करेंगे सेक्शन 392 में जो दिया गया हर निर्णय होगा, जजमेंट होगा, कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा और अवधारणा के प्रश्न और उनके विनिश्चय का कारण बताया जाएगा, रीजन बताए जाएंगे। क्या होगा? न्यायालय की भाषा में, यानी कि जो भी कोर्ट की लैंग्वेज वगैरह होती है उसमें जजमेंट को लिखा जाएगा और जो भी कारण वगैरह होंगे, रीजन वगैरह बताए जाएंगे। जो भी ऑफेंस किया है या फिर जो भी उसको पनिशमेंट दिया गया है उसको विनिर्दिष्ट किया जाएगा, लिखा जाएगा। अगर उसका जजमेंट दोष मुक्ति है तो उस अपराध का कथन जिससे उसे दोष मुक्त किया गया है, कि भाई जैसे मान लीजिए उसको कल्पेबल होमोसाइड से मुक्त कर दिया गया, तो लिखा जाएगा कि भाई इसको निर्णय में लिखा जाएगा कि इसको आपराधिक मानव वध से दोष मुक्त किया जा रहा है। दो धाराओं में स्पष्ट नहीं है, संदेह, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई इसको कौन से इस जैसे उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे कि हम जब आईपीसी लेते थे कि इसको 299 में पनिशमेंट करना है या 300 में पनिशमेंट करना है, अगर इस तरीके का कोई संदेह हो। मैंने यहाँ पे आईपीसी के सेक्शन क्यों बताए हैं? क्योंकि हम लोग क्या है, अभी तक आईपीसी से ही फैमिलियर हैं, ठीक है, हमको होना है बीएनएस फैमिलियर। पर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो बोल रहे हैं हम तो पहले सीआरपीसी पढ़ेंगे, आगे बीएनएस नहीं पढ़ेंगे, तो उनको भी तो एक्सप्लेन करना होगा ना। तो सेक्शन 299 या 300 में किसी भी तरीके का संदेह है कि कौन सी धारा में अपराध बन रहा है, तो न्यायालय को स्पष्ट करना होगा कि भाई 299 में अपराध बन रहा है या 300 में अपराध बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे बोल रहा है कि दो धाराओं में अगर स्पष्ट नहीं है, डाउट है कि किस धारा का अपराध बन रहा है, तो न्यायालय को इस बात को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। फिर बोल रहा है थर्ड पॉइंट कि दोष सिद्धि मृत्यु दंडादेशों, दंड देने के विशेष कारण का उल्लेख करना पड़ेगा। भाई अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, मृत्यु का पनिशमेंट दिया गया है, डेथ पनिशमेंट दिया गया है, तो क्या होगा? उसको विशेष कारण लिखने पड़ेंगे। और अगर आजीवन कारावास होगा या कई वर्षों के कारावास से उसको पनिशमेंट दिया जाएगा या फिर किसी अपराध के लिए दिया जा रहा है, तो उसको दंड देने के कारण बताने होंगे कि भाई इसको किस रीजंस की वजह से इसको क्या किया जा रहा है, पनिशमेंट दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि फोर्थ पॉइंट बोल रहा है कि दोष सिद्धि 1 वर्ष या अधिक दंड के कारावास से दंडनीय अपराध की होगी, न्यायालय द्वारा 3 मास से कम दंड अधिरोपित किया गया है, तो दंड देने के अपने कारणों को लिखेगा और संक्षिप्त विचारण से भिन्न मामला होने पर, मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर समरी ट्रायल से अलग कोई कारण है, समरी ट्रायल नहीं होके कोई अलग कारण है, तो उसको क्या करना होगा? कारण लिखने होंगे, कारण लिखने होंगे। यहाँ पे दोष सिद्धि अगर 1 वर्ष या उससे अधिक के पनिशमेंट की है, कारावास के लिए है, तो या फिर न्यायालय के द्वारा 3 मास से कम का कारावास दिया गया है, तो लिखना पड़ेगा। क्योंकि समरी ट्रायल जो होता है ना, वहां पे तो होता है भाई 3 मास वाला जो कारावास है ना, कम से कम 3 मास का कारावास, वो कॉन्सेप्ट वहां पे चलता है। पर अगर किसी अदर ट्रायल चल रही है और वहां पे भी इस तरीके का पनिशमेंट दे रहा है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? अपने रीजन को लिखना पड़ेगा। फिर बोल रहा है कि मृत्यु दंड अगर किसी व्यक्ति को दिया गया है, डेथ पनिशमेंट दिया गया है, तो व्यक्ति की गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए। कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको पॉइंट को याद रखना, ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद सेक्शन 136, 156 का क्लॉज 2 प्रत्येक ऑर्डर में, सेक्शन 144, 164, 166 के प्रत्येक अंतिम ऑर्डर में अवधारणा के लिए प्रश्न या उन प्रश्नों का विनिश्चय और कारण अंतर्निविष्ट होंगे। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो आप जाके देख सकते हैं भाई, जिन्होंने डायरेक्ट अगर बीएनएसएस को हमारे इस वाले लेक्चर के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, तो ये गलती हो जाएगी, क्योंकि हमको पहले क्या पढ़ के आना पड़ेगा? हमको पढ़ के आने पड़ेंगे ये सारे वाले लेक्चर्स, ठीक है। सारे अवेलेबल हैं आपके पास यूट्यूब पर, तो आप जाके देख के आ सकते हैं, ठीक है। इसमें इंक की थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अभी देखेंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 394 को देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है पूर्वतन दोषित अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश, यानी ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। वही सेक्शन है जो 356 है सीआरपीसी का। तो जो कोई भी व्यक्ति भारत में किसी कोर्ट के द्वारा 3 वर्ष या अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, कोई व्यक्ति जो भारत में किसी न्यायालय के द्वारा 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से, देखिए यहाँ पे 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किया गया है, उसके लिए क्या किया गया है? दोष सिद्ध किया गया है। अगर उसको और कोई अपराध जो 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, तब जेएम फर्स्ट के अलावा किसी न्यायालय के द्वारा अगर उसको दोबारा कन्विक्ट किया गया है, दोषित किया गया है, तब न्यायालय को लगे तो कारावास को
कारावास का पनिशमेंट देते समय ये ऑर्डर कर सकता है कि उसको छोड़े जाने के बाद उसे उसके घर की, ट्रांसफर की, उसके प्रेजेंट ना होने की सूचना ऐसे दंडादेश खत्म होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक दी जाएगी। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि भाई अगर किसी व्यक्ति को भारत के किसी न्यायालय के द्वारा 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए दोषित किया गया, या कोई अपराध है जो 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय है, तो अगर जेएम फर्स्ट के अलावा यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के अलावा किसी और न्यायालय ने उसको दोबारा कन्विक्ट किया है, दोषित किया है, और न्यायालय को लगता है कि भाई कि उसको कारावास का दंड देते समय, पनिशमेंट देते समय उसको ऑर्डर करना चाहिए कि भाई वो छोड़े जाने के बाद, मतलब उसको कारावास से छोड़ा गया तो उसको अपने घर की, भाई उसका कोई ट्रांसफर वगैरह हो गया, वो अपना वहां पे प्रेजेंट है या नहीं, उसकी सूचना ऐसे दंडादेश के खत्म होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक उसको देनी होगी। ठीक है, और ये जो पॉइंट 1 के जो प्रोविजंस हैं ये अटेम्प्ट पर भी अप्लाई होते हैं, अटेम्प्ट पर भी अप्लाई होते हैं यानी कि प्रयास पर भी अप्लाई होते हैं, और अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण पर भी अप्लाई होते हैं। और इसके साथ साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जिसको कि हम बोलते हैं आपराधिक षड्यंत्र, आपराधिक षड्यंत्र पर भी ये अप्लाई हो जाते हैं। और दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त हो जाती है तो जो ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा वो शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और आदेश अपील न्यायालय द्वारा, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट द्वारा जब वह पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का यूज कर रहा हो तब भी वो ऐसा आदेश दे सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट छोड़े गए सिद्ध दोषी के निवास या उनके, मतलब निवास यानी कि उनका जो घर है वो, उसका जो प्लेस है उसका तब्दीली, मतलब ट्रांसफर वगैरह हो रहा है, या उसके उपस्थित ना होने की सूचना नियम बनाकर अधिसूचना द्वारा भी बना सकती है। कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, ऐसे नियम या उनके भंग न करने पर पनिशमेंट के प्रोविजन क्या हो जाएंगे? अप्लाई हो जाएंगे, पनिशमेंट के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। और उनके ट्रायल सक्षम अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है, जहां पर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? लास्ट टाइम पे यानी कि अंतिम रूप से वो निवास कर रहा है, तो जो जिस एरिया में वो निवास कर रहा होगा उस क्षेत्राधिकार को रखने वाला, ट्रायल कर सकने वाला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऑर्डर दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रायल कर सकता है। सेक्शन 395 बोल रहा है प्रतिकर देने का आदेश, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। सेक्शन 357 सीआरपीसी का है। तो अगर किसी न्यायालय को लगे कि भाई कोई फाइन का जो दंडादेश है, पनिशमेंट है, तो वो ऑर्डर दे सकता है कि वसूल किए गए जुर्माने का जो भी भाग होगा उसका उपयोजन, मतलब उसका उपयोग वगैरह कैसे किया जाएगा? अभियोजन का व्यय चुकाने में किया जाएगा। व्यय चुकाने में, किसी व्यक्ति को उसके द्वारा कोई क्षति वगैरह हुई हो तो उसके प्रतिकर के कंपनसेशन के रूप में किया जाएगा। और यदि अगर प्रतिकर जो होगा, कंपनसेशन जो होगा, सिविल कोर्ट में वसूल किया जा सकता हो तो वैसे किया जा सकता है। जब घातक दुर्घटना अधिनियम 1859 में क्षति वसूल करने का अधिकारी हो तब उसे दिया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, देखिए ये जो पनिशमेंट्स होते हैं ना, इनको जरूर अंडरलाइन करना, क्योंकि क्या होता है जो सीआरपीसी होती है ना, इसको क्या हम बीएनएसएस बोलते हैं, इसमें डायरेक्टली है ना ये जो अपराध होते हैं ना इनको लेके क्वेश्चन आ जाता है, फिर हमको पूछा जाता है इसमें ये अपराध है कि नहीं। तो ये जो अपराध वाले पॉइंट्स है ना इनको जरूर हाईलाइट करना आप अपनी कॉपी में या एक्ट में। तो चोरी, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग, छल, चुराई हुई संपत्ति आदि के संबंध में अगर उसको दोषित किया जाए तब ऐसी संपत्ति के सद्भाव पूर्वक क्रेता को ऐसी संपत्ति उसके हकदार व्यक्ति के कब्जे में लौटाने की स्थिति में उसकी हानि के लिए प्रतिकर देने में किया जाएगा। ठीक है, किसके लिए किया जाएगा? प्रतिकर देने में किया जाएगा, कंपनसेशन देने में किया जाएगा। हम एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे हमने एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया है, कोई चार्ट कुछ नहीं, ये बनाया जाएगा। लेकिन क्या होगा, लेकिन अभी क्या होता है, बीएनएसएस हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, तो हम लोगों को एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलना है, और हमको पता चलना चाहिए कि आखिर इसमें क्या चीजें जुड़ी है और क्या चीजें हट गई है। तो हमको एक एक पॉइंट को देखते हुए चलना पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई हम एक बार एक्ट को गो थ्रू कर लें, ठीक है, कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो और एक्ट पढ़ रहे हो, जैसे एलएलबी वाले स्टूडेंट्स हो, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के थ्रू अपने एक्ट को एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे कि नया एक्ट और हमारी आंखों के आगे से पूरा एक्ट निकल जाए। ठीक है, तो जो लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लगता है कि किसी एलएलबी वाले को इसको रेफर करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं।
फाइन ऐसे मामलों में दिया जाएगा जो अपीलेबल ना हो, तो कोई पे अपील करने की अवधि समाप्त होने से पहले अपील उपस्थित की जाती है, उसे विनिश्चय के पूर्व नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ऐसे हो गया कि यदि जुर्माना ऐसे मामलों में किया जाता है जो अपीलेबल नहीं हो, तो ऐसा कोई जो पे होगा, संदाय होगा, अपील उपस्थित करने के लिए अनुज्ञात अवधि के बीत जाने से पहले या यदि अपील उपस्थित की जाती है तो उसके विनिश्चय से पूर्व नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, जब न्यायालय ऐसा दंड अधिरोपित करता है जिसका भाग जुर्माना नहीं है, मतलब जो फाइन के रूप में नहीं हो सकता है, तो कोर्ट जजमेंट देते समय अभियुक्त को प्रतिकर के रूप में यानी कि कंपनसेशन के रूप में उतनी राशि देने के लिए कह सकता है जो उसके ऑर्डर में दे रखी हो। ठीक है। इसके बाद देखिए जो अपील कोर्ट होगा, हाई कोर्ट, सेशन, कोई भी इस धारा में क्या दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है। ऑर्डर कौन दे सकता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जो भी इसके लिए अपील कोर्ट होगा वो, जब वह अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों का यूज कर रहा होगा तब, और उस मामले में बाद वाले सिविल वाद में प्रतिकर निर्धारित करते समय, सिविल केस में कंपनसेशन निर्धारित करते समय न्यायालय ऐसी किसी साक्षी को जो प्रतिकर के रूप में हो उसका हिसाब लेगा। न्यायालय ऐसी किसी साक्षी को नहीं, राशि को। ठीक है, गलत है ये वाला, एक मिनट रुकिए। राशि को क्या लेगा, प्रतिकर के रूप में उसके अकाउंट में ले लेगा, हिसाब में ले लेगा। अब देखिए सेक्शन 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम, वही सेक्शन है जो 357A है सीआरपीसी का। ठीक है, पीड़ित प्रतिकर स्कीम, जो पीड़ित प्रतिकर स्कीम है ये सीआरपीसी में तो जोड़ी गई थी 2008 से। सीआरपीसी में कब से जुड़ी थी, 2008 से। ठीक है, लेकिन जब हमारा बीएनएसएस आया है तो जब से स्टार्टिंग से ही इसको जोड़ा गया है। इसको बोलते हैं विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। क्या होता है, ये प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के समन्वय से, यानी कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर पीड़ित व उसके आश्रितों को प्रतिकर देने यानी कंपनसेशन देने और उनका रिहेबिलिटेशन करने के लिए, पुनर्वास करने के लिए एक क्या करेगी, योजना तैयार करेगी, प्लान तैयार करेगी। ठीक है, और जब कोर्ट प्रतिकर की सिफारिश करे, जब कोर्ट को लगे कि भाई प्रतिकर दिया जाना चाहिए, तो जिला विधिक प्राधिकरण और राज्य विधिक प्राधिकरण, जिसको हम बोलते हैं डालसा और सालसा, ये प्रतिकर की क्या करेंगे, मात्रा निर्धारित करेंगे, कंपनसेशन की क्या करेंगे, मात्रा को निर्धारित करेंगे। और अगर विचारण न्यायालय को लगे कि प्रतिकर जो दिया जा रहा है, कंपनसेशन जो दिया जा रहा है वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और उसके अलावा जहां मामला दोष मुक्ति का लगता हो, उन्मोचन से रिलेटेड होगा, तो पीड़ित को पुनर्वास करना है उसका, तो फिर क्या करेंगे, वहां वह प्रतिकर की राशि की सिफारिश करेगा कि भाई इतना प्रतिकर दिया जा रहा है। फिर बोल रहा है अब अपराधी का ही पता नहीं है, पीड़ित का पता लग गया हो, मतलब अपराधी का तो हमको पता नहीं लग रहा और पीड़ित पता लग गया कि ये व्यक्ति पीड़ित है, पर किसने अपराध किया हमको ये नहीं पता। जहां ट्रायल नहीं होता वहां पीड़ित व आश्रित जो होंगे प्रतिकर देने के लिए कहाँ पे अप्लाई करेंगे, राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक प्राधिकरण को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे। कौन होता है ये, डालसा और सालसा का कॉन्सेप्ट होता है। तो इनको क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे कि भाई पीड़ित तो मिल गया और अपराधी नहीं मिला, तो क्या ये हमारा प्री का क्वेश्चन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इसके आगे कि भाई ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है। ये सम्यक जांच करने के बाद ये जो अधिकरण होंगे ना, ये क्या करेंगे, जांच वांच करने के बाद 2 मास में अपनी जांच को पूरी करेंगे और क्या करेंगे, कंपनसेशन का निर्धारण करेंगे, प्रतिकर को डिसाइड करेंगे। प्राधिकरण अंतरिम अनुतोष का आदेश भी दे सकते हैं। ठीक है, जो अंतरिम ऑर्डर होता है ना, अंतरिम जो पेमेंट वगैरह किया जाएगा उसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा संदेह जो प्रतिकर होगा वो बीएनएस जो है हमारी, जो आईपीसी की जगह आई है 2023 की, सेक्शन 65, 70, 124 में पीड़ित को जुर्माने का संदाय करने के अतिरिक्त होगा। तो ये जो सेक्शन है ना, ये आपको क्या करने हैं, एक बार रीड आउट करने हैं।
और ये हो गया आपका होमवर्क। जहां अगर आपको एक्स्ट्रा सेक्शंस दिख रहे हैं कि भाई ये हमारे एक्स्ट्रा सेक्शंस हैं, तो आप इसको बाद के लिए क्यों रोक के रखेंगे, इनको अभी आप क्या करेंगे, जैसे सेक्शन पढ़ रहे हैं, बीएनएस का एक्ट आपके पास हो गई, उसको भी खोल लीजिए, एक बार इनको रीड आउट कर लीजिए, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे। सेक्शन 397 कहता है कि वही सेक्शन है जो 357 है हमारे सीआरपीसी का, और ये वाला कब से जोड़ा गया था, सीआरपीसी में जोड़ा गया था 2013 से, 2013 में संशोधन हुआ था, उससे जोड़ा गया था। पीड़ितों का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स, तो सभी हॉस्पिटल क्या करेंगे, चाहे से वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो, किसी स्थानीय निकाय ने बना दिया हो, या किसी अदर पर्सन के द्वारा चलाए जा रहे हो, जो बीएनएस के 64 से 68, 70, 71, 124 का क्लोज 1 और पोक्सो एक्ट वगैरह जो गए, ये क्या होते हैं, यौन अपराध, लैंगिक अपराध वगैरह होते हैं ना, उनसे रिलेटेड सेक्शंस है, एक बार आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। पोक्सो एक्ट हो गया, उसके जो 4, 6, 8, 10 है, उन वाले अपराध के पीड़ितों को तुरंत किया जाएगा, बिना किसी देरी के फर्स्ट एड दिया जाएगा, उनको मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाएगी, और उसके साथ ऐसी घटना घट गई है, उसकी तुरंत इंफॉर्मेशन किसको दी जाएगी, पुलिस को दी जाएगी, ठीक है, ये वाला पॉइंट बोल रहा है। सेक्शन 398 बोलता है साक्षी संरक्षण स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। इसके बारे में क्या कर रहा है कि जो प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट होगी, साक्षियों की सुरक्षा के लिए एक स्कीम तैयार कर अधिसूचित करेगी। सेक्शन 399 बोल रहा है, वही सेक्शन है जो 358 है सीआरपीसी का, निराधार गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को प्रतिकर। तो इसमें क्या है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अगर पुलिस से गिरफ्तार कराता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई उसकी गिरफ्तारी का तो कोई आधार है ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकेगा, ऐसा जजमेंट देगा कि गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 1000 रुपए का इतना प्रतिकर दे जितना मजिस्ट्रेट को सही लगे, ठीक है। इस मामले में एक से अधिक अगर व्यक्तियों को गिरफ्तार करता है, तो मजिस्ट्रेट जो 1000 रुपए का निर्धारण है वो कैसे करेगा, जैसा उसको ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग करेगा। और प्रतिकर किसकी तरह वसूल किया जाएगा, कंपनसेशन को वसूल किया जाएगा फाइन की तरह, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसको कितने दिन का, 30 दिन का सादा कारावास दिया जाएगा। का क्वेश्चन हो सकता है ना, क्योंकि जो डेज होते हैं, डेट्स होते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्शन 400 बोलता है, सेक्शन 359 सीआरपीसी का वही सेक्शन है जो कि सेक्शन 400 है हमारे बीएनएसएस का, असंज्ञ मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश, ऑर्डर टू पे कोस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। तो जब नॉन कॉग्निजेबल अपराध की कंप्लेंट न्यायालय में की जाए, न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर दे और ऑर्डर दे सकता है कि अभियुक्त अभियोजन के जो खर्चे हैं वो पूर्णतः यानी पूरी तरह से, भागते यानी कि पार्टली, पूर्णतः यानी कि फुल, और भागते यानी कि होता है पार्टली, उसको दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको 30 दिन का सादा कारावास दिया जाएगा। और खर्चों में क्या क्या चीजें शामिल होगी, खर्चों में शामिल होगा आदेशिका की फीस हो गई, आदेशिका हो गई, उसकी फीस हो गई, साक्षियों की, अधिवक्ताओं की, एडवोकेट्स वगैरह की, विटनेस वगैरह की, या अन्य कोई भी एक्सपेंडिचर जो भी होते हैं, व्यय जो होते हैं, वो कोर्ट को सही लगे वो देगा, ठीक है। और इस धारा में जो ऑर्डर होगा वो अपील न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट द्वारा जो पुनरीक्षण की शक्तियों का यूज कर रहे हो तब भी किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेक्शन 401 बोलता है, वही सेक्शन है जो 360 था सीआरपीसी का, किस बारे में बात करता था, प्रोबेशन के बारे में। प्रोबेशन के बारे में बात करता, तो आप जानते हैं प्रोबेशन पे तो पूरा एक अलग से एक्ट ही बना हुआ है। तो क्या होता है कि जब सेक्शन 360 आता था सीआरपीसी का, जो कि अब हो गया हमारा 401, तो जब 401 आएगा तो प्रोबेशन नहीं आएगा, प्रोबेशन यानी कि प्रोबेशन एक्ट, प्रोबेशन एक्ट हो गया हमारा, ठीक है। तो जब प्रोबेशन एक्ट आता है तो हमारा सेक्शन 360 नहीं आता था, ठीक है। तो जब 360 नहीं आता था तो 401 भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि क्या आ रहा है, प्रोबेशन एक्ट का यूज कर रहे हैं। और अगर आप इन दोनों को अप्लाई कर रहे हो, यानी 360 अप्लाई होता था तो हम प्रोबेशन यूज नहीं करते थे। तो यही बोल रहा है कि सदाचरण की परिवीक्षा पर भर्त्सना के बाद छोड़ देने की शक्ति, बेसिकली जो सेक्शन 3 और 4 थे, सेक्शन 3 और 4 थे प्रोबेशन एक्ट के, वो भी यही बात करते थे। तो क्या होता था कि जो कोई व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का हो, ओनली फाइन या 7 ईयर्स, लेस देन 7 ईयर के कारावास से अगर उसको पनिशेबल ऑफेंस के लिए दोषित किया गया है, और जो कोई व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का हो, महिला हो जिसने ऐसा अपराध किया है, जो डेथ यानी कि ऐसा अपराध नहीं है जिसमें उसको डेथ की सजा दी जाए, आजीवन कारावास की सजा दी जाए, उसके लिए उसको दोषित किया जाता है,
उसके खिलाफ पूर्व दोष सिद्धि अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं हुई हो, वह न्यायालय जिसके सामने उसको दोषित किया गया है, मतलब वह न्यायालय जिसके सामने उसको दोषित किया गया है उसके सामने वो प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं है, अपराधी की एज या शील को देखते हुए, करेक्टर को देखते हुए सदाचरण की परिवीक्षा पर बंध पत्र जमा कराया जा सकता है, जमानत पत्र जमा कराई जा सकती है। कितने समय के लिए? 3 वर्ष, 3 वर्ष के अधिक, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उसको भरवाकर छोड़ दिया जाएगा। और न्यायालय जब उसको कहेगा कि भाई तुम्हें हाजिर होना है तो उसको हाजिर होना पड़ेगा, सदाचारी रहेगा, परिशांति कायम वगैरह करेगा, ये सारी चीजें करेगा, ठीक है। और फर्स्ट अक्यूज्ड अगर वो पहली बार अक्यूज्ड है, दोषित है, और जेएन सेकंड जो है हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड जो है उनके द्वारा, जो हाईकोर्ट के द्वारा अगर सशक्त नहीं किए गए हों, मतलब जो जेएन सेकंड है उसको हाईकोर्ट के द्वारा अगर सशक्त नहीं किया गया है, उसने उसको फर्स्ट अक्यूज्ड बनाया है, इसका मतलब फर्स्ट अक्यूज्ड है, दोषित है किसके द्वारा? जेएन सेकंड के द्वारा, जिसको हाईकोर्ट ने सशक्त नहीं किया गया हो और मजिस्ट्रेट को लगे कि भाई इस संबंध में पावर का यूज किया जाना चाहिए, तो वो जेएम फर्स्ट को यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को कहेगा कि भाई इस अभियुक्त को रखो और उपधारा 2 के अकॉर्डिंग आगे कार्यवाही करो। उपधारा 2 क्या है अभी हम आगे देखते हैं। ऐसा मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर व पनिशमेंट को दे सकता है जो क्या करता है, वो सामान्यतः देता है, और उसको लगेगा कि भाई आगे फर्दर जांच की जानी चाहिए, इंक्वायरी की जानी चाहिए, एविडेंस वगैरह लिया जाना चाहिए, तो वो लेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति चोरी, भवन में चोरी यानी कि थेफ्ट कर रहा है, घर में चोरी कर रहा है, कोई बेईमानी से दुर्विनियोग कर रहा है, मिस एप्रोप्रिएशन जिसे कहते हैं, छल कर रहा है, या फिर एक ऐसा अपराध कर रहा है जो बीएनएस 2023 में 2 वर्ष से अनधिक यानी 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए या जुर्माने से दंडनीय है, उसके लिए दोषित किया जाता है। अगर उसकी पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं हो, मतलब पहले वो इस तरीके से दोषित नहीं किया गया हो, और तो फिर क्या होगा, अपराधी की एज को देखते हुए, उसके करेक्टर को देखते हुए, और उसके बाद उसकी जो शारीरिक दशा होगी, मानसिक दशा होगी, अपराध की जो प्रकृति, नेचर वगैरह होगा, जो भी परिस्थिति होगी, उनको देखने के बाद उसको क्या करेगा, सम्यक भर्त्सना पर छोड़ा जा सकता है। सम्यक भर्त्सना क्या होती है? इसका मतलब होता है उसको डांट फटकार के छोड़ा जा सकता है। फिर बोलता है ऑर्डर अपील कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट भी दे सकता है। कब? जब वो अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का यूज कर रहा हो, ठीक है। ऐसे कोर्ट को अपास भी, ऐसा जो कोर्ट ऑर्डर देता है उसको खत्म भी कर सकते हैं, अपास भी कर सकते हैं, और अपराधी को जो विधि के अनुसार कोई भी दूसरा दंड भी दे सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट दे सकता है, हाई कोर्ट दे सकता है, सेशन कोर्ट दे सकता है, उस पनिशमेंट से अधिक पनिशमेंट नहीं देगा, मतलब जो उसके लिए निर्धारित किया गया है जिस अपराध के लिए, जैसे किसी का 7 वर्ष तक का कारावास निर्धारित किया गया है तो उतना ही पनिशमेंट देगा, इससे ज्यादा का पनिशमेंट नहीं देगा, जो उसे न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है जिसने अपराधी को दोषित किया था, ठीक है। फिर सेक्शन 140, 143, 414 के जो प्रोविजन होंगे वो यहाँ पे प्रतिभूओं के संबंध में क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। न्यायालय देखेगा कि अपराधी व प्रतिभू का निवास स्थान, उपजीविका वहां है जहां न्यायालय काम करता है, मतलब कोर्ट ये देखेगा कि भाई जो अपराधी है, अक्यूज है, उसका जो प्रतिभू है वो कहाँ पे रहता है, वो वहीं पे रहता है ना जहाँ पे भी क्या है उसका क्षेत्राधिकार वगैरह है, शर्तों का पालन वगैरह कर रहा है या अपराधी नहीं कर रहा। अगर कोर्ट को लगे कि अपराधी शर्तों का पालन नहीं कर रहा है तो वो उसके विरुद्ध क्या करेगा, वारंट जारी कर देगा, और वारंट पर गिरफ्तार व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। किसके सामने पेश करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, और अभिरक्षा में न्यायालय में उसे तब तक रखा जाएगा जब तक उसकी क्या नहीं हो जाएगी, हियरिंग नहीं हो जाएगी, सुनवाई नहीं। और ये शर्त अधिरोपित करेगा कि वो दंडादेश के समय क्या होगा, प्रेजेंट हो जाएगा, हाजिर होगा, पर्याप्त प्रतिभूति के साथ जमानत मंजूर की जाएगी, और न्यायालय क्या कर सकता है, इसके बाद उसको पनिशमेंट दे सकता है। और जेजे एक्ट और प्रोबेशन एक्ट के जो प्रोविजन होंगे वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, मतलब यहाँ के जो प्रोविजन है वो जेजे एक्ट और प्रोबेशन एक्ट पर प्रभाव नहीं डालेंगे। देखिए 10 पॉइंट थे, हमने फटाफट से कंप्लीट कर लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 402 की। सेक्शन 402 बोलता है कि वही सेक्शन है जो 361 है सीआरपीसी का, कुछ मामलों में विशेष कारण अभिलिखित करना, यानी स्पेशल रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस। जहां किसी कोर्ट ने किसी मामले में सेक्शन 401 प्रोबेशन एक्ट में कार्रवाई कर सकता था, जेजे एक्ट में कार्रवाई कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, तो वो क्या करेगा, अपने स्पेशल रीजन को यानी विशेष कारण को क्या करेगा, लिखेगा। सेक्शन 403 कहता है कि वही सेक्शन है जो 362 है सीआरपीसी का, न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन ना करना। तो कोर्ट नॉट टू ऑल्टर जजमेंट, क्या होगा इसके अंतर्गत, फाइनल ऑर्डर दे दिया, जजमेंट पर साइन करने के बाद अगर कोई क्लर्क वाली संबंधी हो गई, कोई ऑफिशियल भूल हो गई, या फिर कोई गणितीय भूल हो गई, जैसे कोई
आंकड़ा गलत डाल दिया, उसको ठीक कर सकता है, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा और ना ही उसका पुनर्विलोकन करेगा। सेक्शन 404 बोलता है, सेक्शन 363 है सीआरपीसी का वही सेक्शन है कि भाई अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति दी जाना। कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू अक्यूज्ड एंड अदर पर्सन। तो कारावास देने के बाद, निर्णय सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को क्या दिया जाएगा, जो निर्णय की कॉपी होगी वो तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। अक्यूज्ड क्या करेगा, एप्लीकेशन करे तो जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी भी अगर उनको लगता है तो न्यायालय की भाषा में अनुवादित करके यानी ट्रांसलेट करके बिना किसी देरी के उसको दिया जाएगा। जहां निर्णय की अपील अभियुक्त कर सकता है वहां ऐसी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाएगी। मृत्यु दंडादेश के समय निर्णय की कॉपी तुरंत दी जाएगी, चाहे से वो अप्लाई करे या ना करे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि भाई किस कॉपी को बिना किसी रीजन के वापस देंगे, चाहे से वो अप्लाई करे या नहीं करे, तो वो होगी भाई उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया गया है तो मृत्यु दंडादेश दे दिया तो उसकी कॉपी को बिना किसी देरी के उसको दे दिया जाएगा। सेक्शन 136 के संबंध में निर्णय की अपील अभियुक्त कर सकता है। मृत्यु दंडादेश के संबंध में अपील के प्रावधान अभियुक्त को बताए जाएंगे, भाई तुमको मरने का ऑर्डर दे दिया गया है लेकिन अगर तुम उससे बचना चाहते हो तो तुम यहाँ अपील कर सकते हो। दांडिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश की व्यथित व्यक्ति को आवेदन करने व अभिसाक्ष्य या अन्य भाग की कॉपी वॉपी भी दे दी जाएगी। यानी यहाँ इसमें बेसिकली बताया गया कौन कौन सी कॉपीज वगैरह दे दी जाएगी। जो आदेश से प्रभावित व्यक्ति ना हो, इफेक्टेड पर्सन ना हो, उसे फीस के साथ मतलब पेमेंट करना होगा और उसको शर्तों के अधीन रहते हुए कॉपी वगैरह दी जाएगी। सेक्शन 405 कहता है निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा, यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी ऐसा चाहे तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा। और सेक्शन 406 बोलता है कि वही सेक्शन है 365 सीआरपीसी, सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति डीएम को भेजना, यानी कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उस डीएम को भेजेगा जिसके लोकल जुरिस्डिक्शन में ऐसा ट्रायल किया गया है। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 29 जो कि हम लोगों ने कर लिया है आज कंप्लीट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ना है। नया एक्ट है, थोड़ा समझने में देरी लगेगी लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी कि भाई हमको इसको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, कंपेयर करते हुए पढ़िए उसको सीआरपीसी के साथ में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ की तैयारी करना तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, सीजीएस की तैयारी और आरजीएस की तैयारी। आरजीएस की अनाउंस हो चुकी है 44 पोस्ट, तो बिना किसी देरी के आप लोग आरजीएस की तैयारी शुरू कर लीजिए। सीजीएस तो अपने आप में नोटिफाइड हो ही रखा है, फॉर्म निकले हुए हैं इसके, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भर लीजिए और इसके अलावा तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी के। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।